is it important to understand economics to make sense of politics? आज के सिनेरियो को देखते हुए. So first, actually, before I answer that, and because this is a room full of students, I want to do a dipstick survey. How many of you watch news on the television? Like, just raise your hands. And how many of you consume news on social media? Okay. And final filter, how many of you read economic news or business news or Chalo, you've got hands here. I've got some hands. I feel a little hopeful. I'll tell you ये सेशन important क्यों है. मैं इन दोनों से बात कर रहा था. मुझे यहाँ मॉडरेटर नहीं होना था और मैंने 3 प्रमुख संपादकों से पूछा क्या आप ये सेशन मॉडरेट करेंगे. एंड टू माय सरप्राइज मोस्ट ऑफ देम सेड यार हमें इस पे कुछ आता नहीं, रहने दो, कोई पॉलिटिकल चीज़ हो तो बता देना. So that is why this session is important. So I think, Avinash, the problem starts from there, where you create these silos. ये political news है, ये business news है, ये stock market news है. You have to understand that it's a machine which is, one is feeding the other, is feeding the other. Anything that you pick up that is related to politics, whether it is international or local, has something to do with business and economics. Each and every story that you read. I think it's also important, as we were discussing over lunch, that none of the journalism colleges actually encourage you to look at something from a business lens. It's the same thing like climate change at this point. Whenever there's a climate story, it will either go to science and tech, or it will go someplace else. All these things are multiple lenses that you have to start thinking about. So when you see a story about inflation, you have to think about how this impacts you, how it impacts your household, आपके घर बाहर के खर्चे कैसे बढ़े हैं, इससे आपको क्या impact हुआ है, पिछले साल आप लोग सिलेंडर के लिए कितना पे करते थे, अब कितना पे करते हैं. These are no longer stories which are business or economics. This affects the way all of us live. But let me hand over to Vivek and then we'll take it from there. अंग्रेजी में बोलूँ या हिंदी में? जो भाषा आपको ठीक लगे. खिचड़ी. नहीं, खिचड़ी मैं नहीं कर पाता हूँ, हिंदी में ही बोलने की कोशिश करता हूँ. हाँ, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि डॉलर का भी क्या रेट चल रहा है रुपए के प्रति अगेंस्ट? कितना चल रहा है? जोर से बोलिए. 79.75. ये बहुत आगे जाएंगे जिंदगी में. एकदम एग्जैक्ट नंबर इनको पता है. तो बेसिकली करीब करीब 80 के आसपास चल रहा है. तो अब ये अगर केवल इसको एक आर्थिक नज़र से देखें तो ये प्योरली इकोनॉमिक्स की खबर है. पर इसके बहुत सारे अलग अलग एंगल होते हैं. मतलब पॉलिटिकल एंगल है, एक पर्सनल फाइनेंस का एंगल है, आपकी निजी ज़िंदगी में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, है ना, कि भाई अब जब हम स्कूल में होते हैं तो अंग्रेज़ी पढ़ाता है, कोई मैथ्स पढ़ाता है. और पर वो स्कूल के आगे क्या होता है कि हर चीज़ जो है वो मिक्स हो जाती है एक दूसरे से. ये अलग अलग जो खांचे हैं वो केवल क्लासरूम तक रहते हैं, ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है. तो अब डॉलर की अगर हम लोग बात करें तो डॉलर अब करीब करीब 80 के आसपास है. तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है कि इसका सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि भारत जो है करीब करीब 85% तेल की जो हम खपत करते हैं उसको हम इंपोर्ट करते हैं, है ना. तो अगर रुपए का वैल्यू गिरता है डॉलर के प्रति तो तेल का दाम जो है वो बढ़ जाता है. तो जब तेल का दाम बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है. जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो आप जो पैसा खर्च करते हैं पेट्रोल और डीजल खरीदने में उसका दाम बढ़ता है. उसके बाद कंपनीज जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करती हैं या जो गैस इस्तेमाल करती है उसका दाम बढ़ता है. तो इससे जो पूरे इन्फ्लेशन है या जो मुद्रास्फीति की दर है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ती है. तो ये जो पूरा, अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक न्यूज़ है लेकिन ये उतनी ही पॉलिटिकल न्यूज़ भी है, क्योंकि जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो पॉलिटिशियंस को जवाब देना पड़ता है. तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उसकी समझ, थोड़ी बहुत समझ, आई मीन पूरी समझ तो किसी को नहीं होती है, तो बट थोड़ी बहुत समझ जो है जो वो हम सभी लोगों को होनी चाहिए. एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी अविनाश. द प्रॉब्लम आई थिंक विद बिजनेस जर्नलिज्म एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म इज़ दैट हम लोग जार्गन में फंस जाते हैं और जार्गन सुनते ही ना लोगों का दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है. जब आप
सुनते हैं फिस्कल डिफिसिट, जीडीपी, आई मीन दीज आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, आई एग्री, पर अगर आप इसको बेस लेवल पे नहीं लेके आएंगे, आप लोगों को नहीं समझाएंगे कि इससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी नॉर्मल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनके अपने देश की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, यू विल लूज़ देम. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम आई थिंक विद मोस्ट बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, कि वो बात इतनी टेक्निकल करते हैं कि लोगों को ना समझ आता है और ना उनको ये समझ आता है कि इससे उनको क्या इम्पैक्ट हो सकता है. अगर मैं बोलूँ कि आप घर जाके अपने माँओं को पूछो पिछले साल आप सिलेंडर के लिए कितना देती थी, आप आलू प्याज खरीदने के लिए कितना देती थी, ये सब आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ना. बट इफ आई टेल यू गो होम एंड आस्क योर मदर एंड योर फादर, यू नो व्हाट वाज द फिस्कल डिफिसिट सिचुएशन लास्ट ईयर, आई हैव लॉस्ट यू. यू नो वी हैव टू मेक द एफर्ट to make people understand that really at the end of the day economics is exactly what matters to every household. इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा. मैंने मतलब ऐसे तो मैं अमूमन तो मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, पर मैंने हिंदी में भी काफ़ी लिखा है इकोनॉमिक्स पर. तो हिंदी भाषा जो है वो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, वो उस तरफ डेवलप नहीं हुई है. तो जब हम हिंदी में इकोनॉमिक्स लिखते हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा. तो जो एक जो सरलता भाषा में आनी चाहिए वो है नहीं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत लोग नहीं लिख रहे हैं. तो जितने ज़्यादा लोग हिंदी में लिखेंगे इकोनॉमी पर, तो वो अपने आप जो है वो सरलता आती जाएगी. तो ये एक और प्रॉब्लम है. जैसे अगर मतलब अब जैसे फिस्कल डेफिसिट की मिताली जी बात कर रही थी, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बहुत ही सीधी चीज़ होती है. सरकार 100 रुपये कमाती है लेकिन सरकार 150 रुपये खर्च करती है. तो जो कमाई और खर्च के बीच का जो गैप होता है, वो इस केस में 50 रुपये है, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. ठीक है. हिंदी में फिस्कल डेफिसिट को कहते हैं राजकोषीय घाटा. तो मतलब राजकोषीय घाटा. तो अब ये शब्द सुन के ही जो है आपका, आप थोड़ी बहुत जो आप में थोड़ा बहुत भी जो आपका इंटरेस्ट होगा वो उसी लेवल पे खत्म हो जाएगा. या गुड्स, जैसे जीएसटी सभी लोगों को पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में उसको कहते हैं माल और सेवा कर. तो जो एक सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए वो हो नहीं रही है. और मैं हिंदी की बात कर सकता हूँ, लेकिन और भी जो भाषाएं हैं भारत की, और बहुत सारी भाषाएं हैं, मेरा ये अनुमान है कि उन भाषाओं में भी इकोनॉमिक्स पे लिखना उतना ही मुश्किल होता होगा जितना हिंदी में है. और ये भी एक बात है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि द श्रिंकिंग स्पेस ऑफ इकोनॉमी इन आवर न्यूज़पेपर्स ऑल्सो. मुझे याद है जब मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया हो या दैनिक भास्कर हो, 2 पन्ने होते थे जिस पे बिजनेस लिखा हुआ आता था. आज के लीडिंग डेलीज को देखें तो ऐड बढ़ गए हैं, अखबार का बिजनेस बढ़ गया है या एड्स उनके आ गए, और वो स्पेस श्रिंक होता जा रहा है. तो सर जैसे आपने भी अभी बताया विवेक सर कि उतनी स्पेस नहीं मिल पाती लोगों के प्लस एंड कॉन्स से. डू यू थिंक एडिटर्स, बिकॉज आप कॉलम्स लिखते हैं, आर ओपन इनफ टू टेक इकोनॉमी एज अ लीड सब्जेक्ट अनटिल अनलेस कि जैसे प्याज की दर महंगी हुई तो वो हफ्ते भर की खबर होगी, उसके बाद हम भूल जाएंगे? हाँ भी और ना भी. ठीक है, मैं इसको थोड़ा घुमा के इसका जवाब दूंगा. ना, अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड लिखना चाहते हैं इकोनॉमी पे, तो ऑब्वियसली एक मेन स्ट्रीम अखबार का जो संपादक है वो उसको नहीं छापेगा. लेकिन अगर आप उसको किसी तरह से एक ऐसा एंगल प्रोजेक्ट करते हैं जो कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में उसका इम्पैक्ट होता है, तो वो उसको ज़रूर छापेगा. तो मुझे लगता है ये यहाँ कहीं ना कहीं जो लिखने वाले हैं वो उनकी भी गलती है कि वो अपने सब्जेक्ट को इतनी सरलता से नहीं लिख पाते हैं जितनी की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें. बताइए एक चीज़ मैं I आपसे think पूछूं. just very quickly Avinash on this, you know, एक और बात है which is where do your interests lie? अगर आप किसी बिजनेस पेपर को पढ़ रहे हैं या बिजनेस चैनल को देख रहे हैं, इनके प्राइमरी स्पॉन्सर्स, इनके कर्ता धर्ता कौन है? वही कॉर्पोरेट्स हैं जिनके बारे में ये रिपोर्ट कर रहे हैं. नाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू बी outrightly critical of something that is wrong? Have you ever seen a large business house criticize a government in power? They don't, and they will not. Don't expect corporate India to stand up and speak for what may be wrong in a government or what may be wrong in a nation. In a similar vein, you will never see a business channel or business newspaper outrightly criticize. I don't know how many of you track the stock market. I assume in Rajasthan you must all be looking at the commodity and stock market.
There's a stock that listed sometime back called Zomato. Uh, I don't know if you tracked it. I mean, when it came to the market, it was touted to be, the next best thing after sliced bread. Zomato is going to list, it's going to be fantastic. It was a dud, and it completely crashed. Yesterday, somebody came out with a report saying, Hanji, Zomato is trading at 45 rupees. In the next 12 months, we see it going to 100 rupees. Now, on what basis and where are your interests lying? You have to ask that question. When you're watching that business channel, whose side are they on and what are they reporting about? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मिताली जी ने, तो इसको मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। देखिए, अगर if something is being offered to you free, then please understand, you are the product. आप बेचे जा रहे हैं, मतलब अगर आप जैसे अब अखबार हम लोग खरीदते हैं, ठीक है ना, तो अमूमन कोई भी अखबार जो है 5 रुपए से ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन उसको छापने में जो खर्च आता है वो अभी मतलब लेटेस्ट तो मुझे नहीं पता, बट किसी ज़माने में 40 रुपए 35 से 40 रुपए होता था। तो आप 40 रुपए का जो प्रोडक्ट है, 40 से ज़्यादा का है, क्योंकि उसमें बाकी प्रिंटिंग भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी हैं। तो आप एक मान लीजिए 50 रुपए का प्रोडक्ट जो है उसको 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप क्यों बेच रहे हैं? आप इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि जो एडवर्टाइज़र है उसको आप ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने सारे रीडर हैं, तो आप हमें ऐड दीजिए। तो इसलिए रीडर्स को भी ये समझना है कि भाई वो जो हैं उनको एक प्रोडक्ट बना के बेचा जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ जोमेटो की जो है बात थोड़ी आगे लेके जाऊँगा। तो जोमेटो जो है जब पिछली जुलाई में उसका आईपीओ आया था और उसकी लिस्टिंग हुई, तो जैसे मान लीजिए अगर जोमेटो को 100 रुपये बाज़ार से उठाना था, तो उनके पास करीब करीब 3800 रुपये आए। उनको 100 रुपये उठाने थे, पर निवेशक इतनी ज़्यादा उस स्टॉक को खरीदना चाहते थे कि 3800 रुपये आ गए उनके पास। तो इसलिए जब वो स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक आया तो उसका दाम जो है धड़ल्ले से बढ़ गया, लेकिन फिर जब गिरा तो ज़बरदस्त गिर गया। अब इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली, रिसर्च रिपोर्ट निकाली पिछले साल, जिसमें उन्होंने कहा कि जोमेटो का दाम जो है 255 रुपये जाएगा, ठीक है। अभी 2 दिन पहले उन्हीं लोगों ने फिर से रिपोर्ट निकाली कि जोमेटो का दाम 100 रुपये जाएगा, जबकि जोमेटो का दाम 40 तक गिर चुका था। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो एक छोटे निवेशक के अगेंस्ट है। तो अगर आपको खुद चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, देखिए होता क्या है, अमूमन जब लोग स्टॉक्स खरीदते हैं तो कोई रिसर्च तो करता नहीं है। वो ये देखते हैं कि भैया मेरा भाई कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, उसने बहुत पैसे कमाए, तो मैं भी जल्दी से इसमें पैसे लगा के जल्दी से मैं पैसे कमा लेता हूँ। तो उसमें फिर जो है कहीं ना कहीं नुकसान एक और एग्जांपल देना चाहूँगी अविनाश, जस्ट रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट, बट आई थिंक इट इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। जोमेटो तो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनके अपने इंटरेस्ट थे, अपना ग्रीड था, अपनी प्राइस लगा दी, लोगों ने खरीद लिया। इतना बड़ा LIC का IPO आया था। आज सुबह सचिन पायलट जी आए थे, बात कर रहे थे कि LIC को बेच डाला। नाउ विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट डिबेट, but the point is that the number of retail investors, and I'm sure in this room many of your parents also decided to invest in the LIC IPO क्योंकि LIC का नाम था। अब आप खुद सोचिए कितने न्यूज़पेपर्स, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स या टेलीविजन चैनल्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। आई नो विवेक डिड इन हिज पीसेस, ही टॉक्ड अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ LIC, पर लोगों को तो यही स्मोक स्क्रीन प्रेजेंट किया गया ना, LIC आ रहा है, वो तो बिल्कुल करता धरता है हमारे इंडियन इकोनॉमी का, इसमें तो इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हुआ? Day 1 पे वो स्टॉक टैंक कर गया और उसके बाद कभी नहीं चढ़ा। तो what are we doing, as Vivek is saying, for the small investor? What are we doing to make things real to them? ये सही है या ये गलत है, या उसको भी छोड़ दीजिए, इसके डीमेरिट्स क्या है, कम से कम ये तो बता दीजिए। तो फिर जैसा आप दोनों के उदाहरण, चलिए देखिए, अगर पैसा कमाना जो है ना वो मुश्किल काम है, अनलेस या तो आप बाहुबली हो तो फिर आसान हो जाता है, या आप नेता हो तो आसानी से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। अगर आप आम आदमी हैं तो आप 1-2 साल आसानी से हो सकता है पैसा कमा लें, तीसरे साल में कुछ ऐसा होगा कि आपको अकल आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग सब जो है ना वो जैसे वो हिंदी में कहते हैं ना कि जिधर ढलान उधर लुढ़को। तो जब ढलान है लेकिन कहीं ना कहीं तो ढलान खत्म होगी ना, और जब ढलान खत्म होगी तो आप शायद लुढ़कने की सिचुएशन में रहेंगे नहीं। तो देखिए जिस तरह से आप दोनों बता रहे हैं, मैं
आपसे कहूँगा, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कोई संपादक इस पे आया नहीं तो मैं, तो मेरी इकोनॉमिक नॉलेज बिल्कुल माइनस में, तो वो फिजिकल डेफिसिट माइनस जा रहा है इधर, अगर मैं आपकी भाषा बोलूँ। बट ऐसा क्यों लगता है? पॉलिटिकल रिपोर्टर्स पे तो कहा जाता है कि भाई बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, नहीं। तो दो सवाल मैं बिजनेस रिपोर्टर्स के बारे में पूछना चाह रहा था। क्या एक तो ये कि इस जार्गन द थिंग, क्योंकि मैं हिंदी या अंग्रेज़ी में तो फिर भी कुछ एक को फॉलो कर लो तो समझ में आता है ये लोग लिखते हैं, तो क्या भाषा भी एक बैरियर है? इज़ इट लाइक अ कल्ट? लाइक जैसे हम 2 दिन बाद यहाँ एक डिस्कशन करने वाले हैं ऑन फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल एलीट माना जाता है कि फॉरेन पॉलिसी या विदेशों पे तो वही लिखेगा जो अंग्रेज़ी जानता हो, एक क्लब में हो। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने 2 साल पहले अपनी किताब लिखी जो हिंदी में अमेरिका यात्रा थी। 80% लोग यहाँ आते हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं you wasted an opportunity, you travel to the US. So is that the same club that goes in with you? And secondly sir, I'll add on to this, हमने पॉलिटिकल रिपोर्टर्स को तो सुना है कोई खबर लिख दी तो फ़ोन आ जाता है, एडिटर घर चला जाता है, क्या इस विधा में भी ये हो रहा है? पहला सवाल का जवाब पहले दूंगा। तो मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में लिखता हूँ, और हमेशा तो नहीं, पर हाँ कोशिश करता हूँ कि लिखूँ। और जब भी मैं हिंदी में लिखता हूँ तो अब जो मेरे दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनको अगर मैंने मान लो व्हाट्सएप पे वो आर्टिकल फॉरवर्ड किया तो बोला यार इतनी ज़्यादा हिंदी कौन पढ़ेगा। तो ये है, मतलब अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि मतलब अंग्रेज़ी भाषा जो है वो हमारे एक तो स्टेटस से उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, एक तो वो होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ फ़ोन आने की बात तो ये है कि जैसे देखिए पॉलिटिशियंस का उतना फ़ोन आए ना आए, लेकिन क्योंकि जो अखबारों का बिजनेस मॉडल है वो इतना ज़्यादा एड और एडवर्टीजमेंट ड्रिवन है कि आप कोई भी मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अगर आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आपके ऐड आने बंद हो जाएंगे, दूसरा ये होगा कि आप पे इतने मतलब कोई मानहानि का मुकदमा ठोक देगा, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी। जैसे अगर आपको याद होगा, एक हमारे हो सकता है मेरे ऊपर भी कोई मानहानि का मुकदमा ठोक दे, अरिंदम चौधरी करके एक हुआ करते थे, बिजनेस स्कूल्स चलाते थे, है ना। तो वो क्या करते थे कि वो कहीं मतलब आसाम में कहीं आप पे केस ठोक देंगे, मतलब आप दिल्ली में हैं और आप आसाम के किसी लोअर कोर्ट में जाके, तो इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा लिखने से पहले जो है आप 4 बार सोच लें तो अच्छा है। I think, Avinash, you picked the right word for business journalism as well, which is elitism. People feel comfortable in, throwing jargon at the others to appear more intelligent or perhaps to ingratiate themselves to the corporate community. The more you simplify something, the easier it gets, number one. And the more you simplify something, it actually indicates your own understanding of the subject. When you start hiding in jargon, it means you don't understand what you're talking about. So, that's why I would encourage, and the reason I'm encouraging more people to read about it is because, ultimately this is what impacts you and your life. Think about why in B and C cities, so many people remain unbanked. They don't have bank accounts. They don't get access to taking loans. Why? Because they don't understand that much. They are not seen as being, loan worthy. People take advantage of that, which is why financial literacy and education is so important. I mean, I'm digressing from journalism and just saying, understand your financial rights. Aapke kya hak hai? What are you entitled to? What can you get? What is correct? What is wrong? At least have a basic understanding of finance. Just fight the elitism in that way. I had another thought, but it slipped in my zeal to talk about financial independence. Let him say in देखिए the meantime. बाकी बिजनेस जर्नलिज्म और इकोनॉमिक जर्नलिज्म का जो हो सो हो, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि जैसे अगर किसी को मोबाइल फ़ोन खरीदना होगा, है ना, या कोई भी लैपटॉप खरीदना होगा, या अगर आप घर पे आपके परिवार वाले एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, तो उस पर लोग कितनी रिसर्च करते हैं, 50 लोगों से पूछेंगे ये लूँ वो लूँ, इसमें क्या उसमें क्या। लेकिन जब निवेश करना होता है तो कोई कहीं दिमाग नहीं लगाता है। कोई आएगा बोलेगा अरे कोई जैसे LIC का एजेंट आ जाएगा, कोई आपका चाचा होगा, मामा होगा, या कोई ऐसा भाई होगा जो ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर पाया, तो ले लो पॉलिसी ले लो, ये भाई काट दीजिएगा वीडियो में, नहीं तो LIC वाले केस ठोक देंगे। तो ये कितना मतलब ये कितने शर्म की बात है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं,
और उसका फिर जब निवेश करना होता है तो कहीं भी लगा देते हैं, क्योंकि किसी चाचे ने कह दिया, किसी मामे ने कह दिया। दूसरी चीज, आज 28 जुलाई है ना, 31 जुलाई को टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी डेट है, अभी भी लोग सो के उठ रहे हैं। मतलब सरकार इतना समय देती है, और बहुत जो एक नॉर्मल टैक्स रिटर्न होती है, अगर आप सैलरीड हैं तो बड़ी सिंपल होती है। मतलब उसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर किसी दिन बैठ के 1 घंटा भी अगर उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। या जो सरकार आपको टैक्स डिडक्शन देती है, जैसे बहुत सारे टैक्स डिडक्शन है, लोगों को पता ही नहीं है। जैसे एक टैक्स डिडक्शन की मैं बात करूंगा कि अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं तो उनकी ट्यूशन फीस जो है वो भी टैक्स डिडक्टेबल है। ये कितने लोगों को ये बात मालूम है? बहुत लोग मतलब जो सैलरीड इनकम वाले हैं, अगर उनको ये बात पता होगी तो। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जहाँ जब रुपए की बात आती है, जब निवेश करने की बात आती है, तो लोगों का दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है, और कुछ भी कर लो। अच्छा, मतलब अब जैसे रियल एस्टेट, घर खरीदने की बात होगी तो रियल एस्टेट का सुनते ही लोगों के कान जो है खड़े हो जाते हैं। लोग बड़ी मतलब बड़ा निवेश कर देंगे बिना सोचे समझे कि कौन बिल्डर है, इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, इसने टाइम पे घर दिया था कि नहीं दिया था। अच्छा, अगर मैं जो ये EMI अभी मैं देने वाला हूँ, तो क्या मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं ये EMI देता रहूँ? तो पैसे के प्रति जो लोगों का एटीट्यूड है वो बहुत गड़बड़ है, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है उससे। मैं एक और बात बोलना चाहूँगी अविनाश, स्पेशली बिकॉज देर आर सो मेनी यंग पीपल इन द रूम। यू नो, अल्टीमेटली ये आप, द बक स्टॉप्स विद यू। अब आगे क्या होगा ये आपको डिसाइड करना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। इस कंट्री की डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या कोई और इशू इम्पॉर्टेंट है विच इज़ बेस्ड ऑन कास्ट और कम्युनिटी और रिलीजन। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है कि आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डबलिंग, आर सीइंग अ डबलिंग और ट्रिपलिंग द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ हाउस होल्ड। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है कि स्टार्टअप्स आर लेइंग ऑफ people who are just about 2 or 5 years older than you. So they started off 2 years back, they hired you and then they fired you. So you have to think about, you know, what are the issues that are important to you. You have to think about why the economy is important, and you have to think about why you need to talk about it. Because these smoke screens will always exist. It is always easier to talk about something like Ranveer Singh and his bum rather than talk about what is happening with inflation or what's happening with the Even currency that or had why. a story. I think there's Yeah. huge fees that was paid and whatnot. You know, I'm not sure, but you have to think as young people of India, what is it that is important to you ultimately? So really, you know, this is for you guys to take forward. We are now old and jaded, so we can keep talking about what is important or not important in business. But it's only when you start asking questions that more answers and more editorials will start coming in mainstream media saying, yes, inflation is bad, and here's why it's bad. Can we just, to make it back on why is it important to understand economics, can we share an example or two recently to tell them कि खबर तो ये देख रहे थे, कारण एक ये भी था? तो अभी जैसे आप लोग सबको पता है कि डॉलर जो है अब करीब 80 के आसपास पहुंच गया है रुपए के टर्म्स में, है ना। तो अब इस पे दोनों तरफ से किस किस्म की खबरें चली। अगर आप सरकार के फेवर में हैं तो आपने ये कहा कि हाँ, रुपया डॉलर के प्रति गिरा है, पर बाकी करेंसीज जो हैं उनके प्रति रुपया बढ़ा है। तो जैसे अगर आप ब्रिटिश पाउंड देख लें या यूरो देख लें या येन, जापानीज येन देख लें, तो इनके प्रति जो है रुपए का वैल्यू बढ़ा है। ये एकदम 100% सही बात है। लेकिन यहाँ जो सबसे बात जो छुपाई जा रही है वो ये है कि जो भारत का आयात और निर्यात होता है, 86% हिस्सा उसका, उसकी जो बिलिंग होती है वो डॉलर टर्म्स में होती है। तो डॉलर जो है वो विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम है, जो वित्तीय सिस्टम है इंटरनेशनल, उसका राजा है। तो जो रुपी डॉलर रेट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा। बाकी जैसे अब अगर आप जो रुपी और पाउंड का रेट है या रुपी और येन का रेट है, वो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो उस देश में अभी जाने वाले हैं। तो जैसे अभी मिताली जी इंग्लैंड जाने वाली हैं, तो इनके लिए जो है फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब ये कम रुपए में ज़्यादा पाउंड्स खरीद सकती हैं। लेकिन डॉलर इज़ इट्स द सुप्रीम करेंसी। दूसरी चीज़ यहाँ पे अभी जो चली कि एक और जो सोशल मीडिया में खबर ये चली कि जून 2012 में
अमेरिका में जो इन्फ्लेशन था वो 1.7% था, पर और इंडिया में जो इन्फ्लेशन था, जो मुद्रास्फीति की दर थी, वो 10% से ज़्यादा थी। लेकिन जून 2022 में अमेरिका में जो इन्फ्लेशन था वो 9.6% है और भारत में 7%। सो अमेरिकी इन्फ्लेशन भारतीय इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, इसलिए भारत अमेरिका से अच्छा कर रहा है। अब ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि आपको क्या देखना, आपको ये देखना है कि जून 2012 और जून 2022 इसके बीच में जो इन्फ्लेशन है वो कितनी रही, और उसके बीच की अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो अमेरिका का रेट जो है 2.6% है और भारत का जो रेट है वो 5.6% है। तो 2.6% में जो दाम हैं वो करीब करीब 28 साल में डबल होते हैं, ठीक है, और 5.6% में दाम जो है 13 साल में डबल होते हैं। तो जो खबर है सोशल मीडिया में, क्या होता है कि एक एंगल लेके उसको, अब आप मान लीजिए आप जो हैं वो सरकार के फेवर में हैं तो आप एक एंगल चला देंगे, आप अगर सरकार के अगेंस्ट हैं तो आप कोई और एंगल चला देंगे। तो सरकार के अगेंस्ट वालों ने क्या किया कि उन्हें बोला कि भैया रुपया जो है 80 के, इतना तेज रुपया कभी गिरा नहीं है, जो कि बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि अगर आप देखें जब रुपया 60 से जब डॉलर 60 से 65 पे गया था वो केवल 40-42 दिन के अंदर चला गया था, जबकि जब 75 से 80 का जो दौर है उसमें करीब 500 से ज़्यादा दिन लगे हैं। तो दोनों तरफ की पार्टियां हैं वो अपने खेल में लगी हुई हैं, और इसमें क्या होता है कि जो असली खबर है, जो असली एनालिसिस है, वो लोगों तक पहुंचता नहीं है। वन क्विक एग्जांपल आई कैन गिव इज दैट आप लोग सब बाइक, स्कूटर, कभी कभी डैडी से कार भी लेके जाते होंगे, तो पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं आपने देखा ही होगा। इसमें आपको क्या रीज़न दिया जाता है? जी ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमने भी बढ़ा दिए। क्या आपको किसी ने ये बताया कि जो 2020 का पूरा साल था वहाँ पे तो प्राइसेस एवरी डे डेली गिर रहे थे? क्या आपने उतना डिप देखा पेट्रोल डीजल में? नहीं देखा। अब जो प्राइसेस सर्ज किए टू $110-115, वहाँ से तो नीचे आए हैं। क्या commensurate कट हुआ है इन cities? It is very normal now. Yeah, but Nobody has there talks- been a cut in what you pay for petrol and diesel in your petrol pumps? There is no one-to-one relationship. So these are very basic examples, Avinash, of how this Another affects our thing that lives. we Yeah. see, I found one news very fascinating that was highly political. I'll come back to politics. You both have said it. Nupur Sharma's story. Have we ever seen the government act so smoothly? And why was it? So we were discussing it back room कि उस इतनी बड़ी खबर में कोई MEA बोलता है, कुछ बोलता है, पर काफी अहम हिस्सा रुपए का भी था। हाँ, मतलब रुपए कहाँ पे गवर्नमेंट को हाँ। फ्लैग पड़ा कि जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने में कभी बाज नहीं आते, वो वहाँ जाके गले भी मिलाते हैं और उसको हम एक अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे मतलब ख्याल से उस खबर में भी इकोनॉमी हाँ, समझने की एकदम जरूरत थी। बड़ी सिंपल वजह है उसकी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत जो जितनी हमारी तेल की खपत होती है एक साल में, उसका करीब 85-86% हिस्सा जो है हम इंपोर्ट करते हैं, और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करती हैं। तो आपको उनको खुश रखना पड़ेगा, इसलिए जो चेंज हुआ वो बड़ी ही जल्दी हुआ। हाँ। एक और क्विक एग्जाम्पल है अविनाश, सुशांत बैठे हैं, कल वो आपको चाइना के बारे में बताएंगे, बट यही तो हुआ ना, व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू अ रियली एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, हमने क्या किया? इतने गुस्से में आके हमने 10 ऐप बंद कर दिए, तो आपका टिकटॉक बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ? Who is our primary, the country that we import from? China. It is the biggest country that we are importing from. टिकटॉक को बैन करने के बाद वो बढ़ा ही है, चाइना से जो इंपोर्ट है वो बढ़ा है। Who are we striking infrastructure deals with? China. So, what are we talking about over here? So I think, these few examples will enlighten people that, read your politics, be active on social media, but look at a reason which is beyond what is written. I think if anybody still has any question, anybody wants to ask anything, let's open it to the people. If anybody has any question, I think there is a hand coming out here. Yeah. I think we'll speak from there. We'll get you.
Thank you for that. So I'm going to stray a little and bring in the economics of animal husbandry into the picture, because obviously I'm an animal activist. And how far along as a journalist do you think that the media has or is reporting fairly on issues of animal welfare within the livestock market or animal husbandry in general? Do you think we can do much better? Are there things that are not being reported on, you know? I mean, the quick answer to your question would be that it's not being reported at all. The only time this becomes a matter of concern is when there are, say, zoonotic disease outbreaks, right? Then we start talking about live markets and we start talking about the risks associated with them. Otherwise, I think these are treated as extreme niches. I would even go so far as to say, as I was saying earlier, that even climate change is not seen as a topic in itself, at least in India. The moment there's a story, it's either dumped on science and tech, or it may go into fashion, or somewhere there. So I think we have a long way to go on that. And what can be done to change that? Because I think it's a very, very important dialogue to relate economics, welfare, and the environment. I guess we need more people like you. That's the simple answer. So, because the media is not going to change on its own. So obviously it has to be pushed into that direction. So. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Aanchal from Christ University, Bangalore. मेरा सवाल विवेक सर से है. सर, आप बोल रहे थे किसी भी भाषा में लिखने के लिए हमें सरलता की ज़रूरत है. So, sir, how do you think we can simplify these financial terms while writing? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो मतलब अगर हिंदी में कहें तो टोटका जिसको कहते हैं हिंदी में, तो टोटका ये है कि पहला टोटका ये है कि लिखने से, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले उसके पॉइंट्स बना लें कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं. उससे क्या होगा कि और किसी भी चीज़ पे जब लिखना है और अगर समय है तो इमीडिएटली ना लिखें. उस चीज़ जो थॉट है आपके दिमाग में उसको थोड़ा सा उबलने दें, और अगर आप उसको ठीक से उबलने देंगे तो अपने आप जब लिखेंगे उसमें सरलता आएगी. दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट यू नीड टू रीड. ठीक है, आप जिस क्षेत्र में जो आपका स्पेशलाइजेशन है उस पर पढ़िए. और पढ़ने का मतलब मेरा ये नहीं है व्हाट्सएप फॉरवर्ड और सोशल मीडिया की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ. किताबें पढ़िए और मतलब अगर कुछ रिसर्च हो रही है तो उसको पढ़िए. जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप किसी भी चीज़ में डूबेंगे, उतना जब वो बाहर आएगा वो उतना ही वो सरल होगा. तो मुझे ये लगता है कि, और तीसरा जो है, अगर कुछ नहीं समझ में, मतलब बहुत सोचने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बैठ के लिखिए. किसी भी चीज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसके बारे में लिखना होता है. तो जितना आप मतलब लिखेंगे और कोशिश करिए कि मतलब होता क्या है कि जब लोग लिखते हैं तो वो बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं कि इसको लिख के भेज दें या पब्लिश कर दें, या लिखने के बाद उस पर थोड़ा समय गुजारिए, मतलब उसको रहने दीजिए. फिर अगर समय हो तो 1-2 दिन के बाद उस पर काम कीजिए. मैं आपको अपने मतलब जब मैंने लिखना शुरू किया था करीब 20-22 साल पहले, तो कभी कभी मैं 1 हफ्ता 10 दिन भी लगाता था एक सिंपल 600-700 वर्ड के पीस पे, जिसको मैं आज 1 घंटे में लिख सकता हूँ. तो लेकिन जो उस समय जो 1 हफ्ता लगाया था तो उसका फ़ायदा अब हो रहा है. तो सीधा जवाब नहीं है इसका, मतलब जो मुझे समझ में आया मैं आपको वो बता रहा हूँ. Hi, good evening. My name is Vedika. I'm from Christ University, Bangalore as well. So media ownership and conglomerate ownership in Indian media is a huge matter of contention. And in the beginning of the session, we did talk about that media houses are reporting on conglomerates that own them. So as a business journalist, how do you make sure that you're maintaining that political neutrality in your writing? So that's the billion-dollar question, if you will. And I think that's where the push and pull has really come into news organizations today.
look, it's not like it's a new development. Media conglomerates have been owned by larger empires worldwide. For example, it's happened with someone like Bloomberg. What has existed in the past is firewalling, ensuring that there is an arm's length between what happens at the editorial versus what happens within the company itself. To be very honest with you, I think that is completely diluted today in the Indian context. So it is very, very difficult for you to speak with complete black and white about what may exist. Does that make life easier for you guys as potential young business journalists? No. Does that mean you should stop doing that? Again, no. You have to keep asking the questions. Also to respond to your previous question, I would say, you have to be battameez about asking a question. I'm a political science student, so I came to business journalism by accident as well. And I can't tell you for the first few years how stupid I felt because I really did not understand the terrain. But there's no shame in asking. And similarly, when you're responding to questions about your moral compass, there's no shame in asking. When you ask someone senior to you, you're pushing them also to question why they are not reporting something, See, one thing that is possible in this day and age is that there are a lot of websites now which are crowd-funded and which are not owned by any media conglomerate. So if there is something you really want to write, you can always write for them. So that is an option you have. The second thing is that, it's always possible to write stuff in a roundabout way. But there are two things that are important there. One is that obviously you need to have that kind of experience, right? I mean, you need to know that, isko ghuma ke kaise likha ja sakta hai. The second is that, the editor you are dealing with needs to be stupid enough to not get it. So that is, what I think about it. Thank you so much. Hi, so thank you so much for your insights. I'm Anuksha Bharat from Christ University, Bangalore. So initially you were talking about the space that is given to business journalism in newspapers and the herd of advertisements that we see nowadays in newspapers. So as a business journalist, when you want to report something or write a story about a particular corporate company, and the same company is funding the newspaper itself, so don't you think this is a loop where you're inside and you are stuck in? And you have the capability, you have all the skills and everything to report or write the story about it, yet you cannot because you belong to a particular organization that runs with the same company. So how do you make way out of it? Because as a journalist, your job is to bring out the real story. How do you make a way out for that? So I think your question is similar to the one that was asked earlier about, what happens when ownership is with the same party that is also running the newspaper. Earlier what used to happen is that if you wrote a piece, you put a sort of a disclaimer at the bottom saying this is the same, XYZ is the same company that owns and runs this network as well. And you could put a critical piece out. I think that's become more and more difficult, to be very honest with you, that leeway to do it. So as Vivek was pointing out, either you pick spaces that have a buland awaz but a small size, or you try and make your way in the organizations that exist. I would honestly say that the chances are low that you can write a very critical piece and get away with it, but Okay, I will share some personal experience here. So I started off as a personal finance journalist. I mean, I used to write on personal finance. Now, in the personal finance space, insurance companies are huge advertisers, right? And again, insurance, almost 98%, 99% of what gets sold as insurance is not insurance, but another way of investing in stocks and bonds and stuff like that. And it is a terrible way of investing, okay? So I used to sort of say this over and over again, and ultimately it started hurting the newspaper because advertisers started complaining, okay? Now, the way around it was very simple. Instead of naming a company, you just wrote in general terms. So,
you don't have to say XYZ company's XYZ insurance plan is not good. You have to just say that this kind of insurance plan is not good. So people still get the message. So there are ways, you have to always, see, I mean, you might ultimately get stopped, but till you get stopped, you have to find ways to express yourself. I would also say very quickly, don't at least fight the PR spin. Don't write a glowing piece about an LIC or an upcoming OYO IPO when it's not. At least don't do that. Let that be the starting point. Put the merits and demerits down on paper. Maybe you can't write a scathing piece, but don't write PR crap. Or have an unknown social media account. So. Okay. Yeah. Hello, sir. No, sir. Yeah. Yeah, so I'm Somesh from Christ University as well. My question is to you, our government has very hot and cold relationship with cryptocurrency, from banning it in 2018 to shutting the ban down in 2020. And now recently there's this news that China is coming out with its own central bank digital currency. So my question is to what plans India has in terms of digital currency, and what future could it have on our economy? How much money have you lost? पहले ये बताओ. So yeah, so RBI is also planning a central bank digital currency, and they have said so. But this is not something which is going to happen overnight. Also, what has happened is that, see, central banks, this is a very important point that most people don't get. See, what is it that makes a government, okay? There are 2 points. One is the right to tax, and the right to create money out of thin air, right? So the governments don't like cryptocurrency because ultimately it gives a private citizen or a private firm the right to create money out of thin air. So you are essentially challenging the society as it exists. So which is why all the governments started talking about central bank digital currency. But now that the thing has, crypto has crashed, I don't think it is as big of fear as it was. So now it depends. Now if Bitcoin goes from 22,000 to 2,000, I mean, then the game is over. Then I don't think we'll be, talking much about central bank digital currency. So that's how I look at it. I'll just say very quickly, it depends on who you're talking to. So if you talk to someone who runs a crypto exchange platform, they will explain the 4-year cycle to you, where crypto crashes every 4 years and then recovers. And I'm sure you're waiting for that as well, for your BTC to get back. Don't trade, go to sleep at night. Don't waste your precious sleeping hours. But I will say this, that amongst all the countries in, across the world, I think we have done a particularly bad job at approaching cryptocurrency. The problem is that right now our debate is who should regulate it. But you come to that point only after you figured out what your stance is on a particular thing, no? Like, what is our stance on cryptocurrency? What is our law on it? How do we approach it? Then you'll decide whether SEBI should look at it, or RBI, or should we have our own currency. So I think amongst everyone in terms of governance, we have done a particularly shoddy job. What happens to crypto is, another debate. Good afternoon, panelists. So I'm Tanisha from Christ University again. What's up with Christ University, guys? And my question to you is, business journalism is definitely a niche, but when you talk about a society as a whole, it can't run without its economy. Business on a macro level is very important. So it's also, whenever you're writing a story, be it a story about the weather, or sports, or politics, or even arts or travel, business is an aspect of it. So as journalists, where do you draw a clear distinction between it being a niche that goes to the business section of a newspaper and it being an aspect of a news story that you're writing? I don't. See, what is happening now is that, newspapers are more or less history now. So the concept, see, what used to happen, what still happens is that we have beats, okay? We have beats because it's convenient, right? You have one person following a particular beat, so he or she does not miss, and over a period of time, develop some specialization.
But with digital, I think the concept of a beat will should gradually go out of the equation. And I see no reason as to why, if there is a sports story with a big, like IPL, right? I mean, so I don't see any reason why a business journalist, so-called business journalist, should not be writing on, the business of IPL. Or for that matter, even a sports journalist. I mean, what is it that is stopping him or her to write on it? So I think those divisions exist in our minds, and the sooner we get rid of them, the better it is for our readers, and for us as well, because our understanding of things will increase. Thank No, you very so quickly, much. I agree. I mean, these silos, as I said at the start, should not exist. They're only in your mind. I would say this, as someone who migrated to business journalism, the benefit I see of it is the ability to make you think about something in a logical sequence. The more you look at it from that angle, the more you'll understand the logical sequence on anything you're reporting about, whether it is sport or politics or entertainment. And the same thing, right? Sports is money. Why do you think that big biodome was built at the cost of lakhs and lakhs? Because it involves more money. So ultimately, that crossroad exists for anything you report on: fashion, entertainment, lifestyle. Don't build those silos in your head. And the more logically you think through a story, even if you're doing it through a business lens, the better it is for you as a reporter. Thank you. Avinash is shocked people are still awake.